हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी की क्लास और इसमें हम लोग हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला उसको पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, तो इसके आगे की क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई, तो देखिए सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो ध्यान रखना है ध्वनि या वर्ड होती है। समझाए, ध्वनि या वर्ड होती है, ध्यान रखना है। दोनों ध्यान रखना है कि ध्वनि या क्या होगी, वर्ड होगी। यदि ऑप्शन में आपका ध्वनि दिया जाए, आपसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यदि ऑप्शन में ध्वनि दिया गया तो आपको ध्वनि लगाना है, ध्यान रखना है। यदि ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया गया तो आपको क्या लगाना है, वर्ड लगाना है। सही, जो भाषा का विकास हुआ है तो वो ध्वनि से हुआ है। सही, ध्वनि से क्या बने, वर्ड बने, अक्षर। सही, जो अक्षर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ध्वनि से ही हुआ है। समझे, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है। यदि ध्वनि नहीं मिलता है तो आप लोगों को क्या लगाना है, वर्ड लगाना है। समझे, तो एक पॉइंट ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझे, तो अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को बताया था वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है। जो वर्णमाला की डेफिनेशन होती है वो होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। समझे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना है, वर्णमाला की डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम में। सही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर दिएगा कि छोटा सा लिख देगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे पूछ देगा। या तो ये कहेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिए गए होंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर रखना है। तो देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। तो एक कुल अक्षर की बात करते हैं कि वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 52 होते हैं। ध्यान रखना है, कितने होते हैं, 52 होते हैं। और ये जो 52 अक्षर होते हैं वो ध्यान ये रखना है कि ये लेखन के आधार पर होते हैं। सही, लेखन के आधार पर होते हैं। क्लियर नहीं, लेखन का आधार का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग वर्णमाला लिखते हैं तो 52 अक्षर होते हैं। सही, उच्चारण के आधार पर नहीं होते हैं। उच्चारण का मतलब होता है कि जो हम लोग बोलते हैं मुंह से। सही, लेखन का मतलब होता है कि जो अक्षर लिखते हैं। सही, तो ध्यान रखना है कि कुल वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए टोटल कर लीजिएगा, टोटल कितने होने वाले हैं, 52 अक्षर होने वाले हैं। समझे, तो 52 अक्षर में क्या होता है, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इस टाइप से क्या होते हैं, वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। ध्यान रखना है। और देखिए स्वर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर 13 स्वर लिए गए हैं। समझे, लेकिन स्वर का अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ध्यान रखना है, कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं। आप लोगों को कोई पूछे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन हम वर्णमाला के अंदर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई कहे स्वर कितने होते हैं, 11 आप लोगों को बताना है। क्लियर रखना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं वर्णमाला के भेद की। वर्णमाला के भेद कि वर्णमाला में कितने भेद होते हैं। सही, भेद का मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें 2 भाग होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा स्वर, नंबर 2 हो जाएगा व्यंजन। सही, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। याद रखना है कि 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। सही, ये भी याद रखना है। यदि आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछ दे स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। तो अब हम लोग देखेंगे स्वर। ठीक है, कि स्वर किसे कहते हैं।
तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री टाइप में बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यदि हम लोग स्वर के भेद की बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम टेबल बना रहे हैं वैसे ही आप लोग भी टेबल बना लीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। स्वर को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। ठीक है, या इसको एक नाम और दिया गया ह्रस्व स्वर नाम दिया गया। ठीक है, या इसको एक नाम और दिया गया एक मात्रिक स्वर। क्या बोल देते हैं? एक मात्रिक स्वर। क्लियर नहीं? तो इसके 3 नाम याद रखना है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। क्लियर नहीं? या इसको एक नाम और दिया गया स्वतंत्र स्वर भी बोल दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो दूसरा होता है संधि स्वर। दूसरा क्या होता है? संधि स्वर। समझ आया? तो देखिए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगी? तो इसको लिखना है कि उच्चारण में कम से कम समय लगे। सही? देखो उच्चारण में कम से कम समय लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल स्वर बोलेंगे। या जो स्वयं निर्मित हुए, ठीक, उनको क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्वयं निर्मित हुए। स्वयं निर्मित का मतलब हुआ कि ये किसी के माध्यम से निर्माण नहीं किया गया, ये क्या हुए कि स्वयं उत्पन्न हुए। ध्यान रखना है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है कि जो स्वयं निर्मित हुए, किसी की सहायता से निर्मित नहीं किया गया है, उनको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। सही? संधि स्वर क्या होता है? लिखना है कि मूल स्वरों की सहायता से निर्मित हुए। ठीक है, जो मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। सही? जो मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं उनको क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। और जो स्वयं निर्मित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कह देते हैं। इनको एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं, ध्यान रखना है। समझाए? या तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी बढ़िया लगेगी। मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं या जो स्वयं निर्मित हुए। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मूल स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 4 वर्ड होते हैं, ध्यान रखना है। छोटा आ, ई, छोटा उ और ये ऋषि वाला सा। सही है? ये 4 वर्ड होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? मूल स्वर बोला जाता है, ध्यान रखना है। अब संधि स्वर का मतलब क्या होता है? मूल स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 होता है दीर्घ संधि स्वर। नंबर 2 होता है आपका संयुक्त संधि स्वर। समझाया? तो ध्यान रखना है कि संधि स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि स्वर को, कि संधि स्वर को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, संधि स्वर को। ठीक है, तो संधि स्वर में जो 2 भाग बांटा गया तो पहला क्या था? दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर। दूसरा भाग क्या था? संयुक्त संधि स्वर। ध्यान रखना है, संयुक्त संधि स्वर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना है सजातीय स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं।
सजातीय स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। ठीक है, सजाती का मतलब हो जाता है जैसे एक वर्ड आ है, ठीक है, आ, तो इसकी सैम जाति का मतलब हो जाएगा आ की सैम जाति कौन होगा, दूसरा आ हो जाएगा। सही, जैसे ई है तो ई की सैम जाति क्या होगी, ई। जैसे ऊ है तो ऊ की सैम जाति क्या होगी, ऊ। सही, सजातीय स्वरों के मेल से जो निर्मित होते हैं उसको बोल लेते हैं दीर्घ संधि स्वर। संयुक्त संधि का मतलब हो जाता है विजातीय स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। विजातीय स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। विजातीय का मतलब ये होता है जैसे आ के साथ में ई जुड़ जाए, जैसे आ के साथ में ऊ जुड़ जाए, जैसे आ के साथ में ए जुड़ जाए, तो ये क्या बोला जाता है, विजातीय बोला जाता है। ध्यान रखना है, आ के साथ में यदि कोई दूसरा जुड़ जाए, ई जुड़ जाए, ऊ जुड़ जाए, तो इनको क्या बोला जाता है, विजातीय बोला जाता है। समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर के क्या हो जाते हैं उदाहरण। तो देखिए टोटल संधि स्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 स्वर होते हैं। ठीक है, तो 3 इसमें हो जाएंगे और 4 इसमें हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे आ प्लस आ मिलता है, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या होता है, बड़ा आ। जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बनेंगे, बड़ी ई। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये 3 वर्ड इसमें आते हैं, ध्यान रखना है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों वर्ड क्या बोले जाते हैं, दीर्घ संधि स्वर बोले जाते हैं। समझे। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त संधि स्वर की। तो संयुक्त संधि स्वर में 4 वर्ड आते हैं। जैसे आ के साथ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए। और आ के साथ में ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आई। आ के साथ में ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ। और आ के साथ में आपका ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 वर्ड आपके बोले जाते हैं संयुक्त संधि स्वर। समझे। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे की क्लास आप लोगों की कंटिन्यू जारी रखी जाएगी। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।